नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान चक्र एग्ज़ाम प्रेप में। जैसा कि हमने आजकल वन सीरीज फॉर ऑल एग्ज़ाम चलाई है यूके ट्रिपल एससी की, इसका क्रैश कोर्स का आज डे 10 है। इसमें आज हम हिंदी के अंदर पढ़ेंगे शब्द विचार और शब्दों के भेद। जीके और जीएस में पढ़ेंगे वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण की समस्याएं। और उत्तराखंड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम ऊर्जा के संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण विचार हमारा समाप्त हो गया था, तो अब हम शुरू करेंगे शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है? किसी भी भाषा के शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, शब्दार्थ विश्लेषण एवं शब्द भंडार को समन्वित रूप से शब्द विचार की संज्ञा से अभिहित किया गया है। मतलब कि जो शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, विकास कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ, शब्दार्थ का विश्लेषण और जो शब्द भंडार है हमारा, इन सबको एक साथ जब हम समन्वित रूप से रखते हैं तो उसे कहते हैं शब्द विचार। चलिए जानते हैं शब्द और उसके भेद। पहले तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक क्रम से शब्द बनते हैं। जब हम उनको कोई अर्थ दे रहा होगा तब वो शब्द कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हमने सड़क ले लिया, ये बना इन्हीं 3 शब्दों से है, लेकिन सड़क करके तो हमारी कोई इमेज बन जा रही है हमारे दिमाग में, तो यह सार्थक शब्द है। अगर इसका हमने क्रम बदल दिया, आगे पीछे कर दिया, कड़श लिख दिया, कड़श अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या है करके, तो यह निरर्थक हो गया। शब्दों के 2 प्रमुख भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। जिसका कोई अर्थ होता है, जैसे कमल, वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे वही आगे पीछे लिखा, लमक लिख दिया, तो इसका कुछ अर्थ नहीं हुआ। हिंदी भाषा में लगभग 2 लाख शब्द हैं। 85% हिंदी और भारतीय भाषाओं से लिए गए हैं, 15% विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। शब्दों के भेद आधार के अनुसार, यहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू होता है। अब बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। बनावट के आधार पर 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आइए जानते हैं इनको। रूढ़ शब्द वो है जिसके खंड सार्थक नहीं है, जैसे नाक, कान, जल। जैसे कान है, का, धन, नो, इन दोनों को मैं अलग अलग इसके खंड कर दिए मैंने, तो इसका कोई अर्थ जो क्या आ रहा है ना, इसका कोई अर्थ आ रहा है। ऐसे ही नाक का भी, जल का भी। लेकिन जब यौगिक शब्द खंड सार्थक होते हैं, जैसे हिमालय है, उसके मैंने खंड किए, हिम धन आलय लिखा। मतलब कि हिम माने बर्फ, आलय माने घर, बर्फ का घर हिमालय। ऐसे ही मैंने अंत्याक्षरी लिखा, अंत्याक्षरी शब्द लिखा, उसके टोड़ा मैंने अंत्य और अक्षरी लिख दिया। इससे क्या पता चल रहा हमें कि जो अंत में जो अक्षर आता है, वो ये अंत्याक्षरी का गेम होता है ना, जो आखिर में अक्षर आता है उससे फिर जो अगला वाला आदमी होता है वो गाना गाता है। तो इसके ऐसे समझेंगे कि जो अंत में अक्षर आता है, अंत माने लास्ट में, अक्षर माने समझते हैं आप। ऐसे ही धनार्थी, धनार्थी मतलब धन, धन अर्थी, धन का अर्थ भी समय अर्थ में, अर्थी माने जो उसको ग्रहण करता है, धन माने पैसा। ऐसे ही विद्यार्थी हो जाएगा। बहुत सारे जितने भी संधि समास ये सब होते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब आते हैं योग रूढ़ में। विशेष अर्थ देने वाले यौगिक शब्द। जो शब्द यौगिक होते हैं, जैसे मिले तो 2 शब्दों से मिल के बने हैं, लेकिन कुछ विशेष अर्थ देंगे। जैसे नील और कंठ, नील माने नीला, कंठ माने गला। ठीक है, लेकिन ये नीलकंठ कौन है? विष पीने से शिव को क्या कहते हैं हम? नीलकंठ कहते हैं, क्योंकि उनका गले का रंग कैसा है? नीला है। ठीक है। और लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, कौन हुए? गणेश जी। जितने भी बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल होंगे वो सब योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। ठीक है, पीताम्बर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, ये सब। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद हैं, किसी किसी किताब में 4 भी दिए हैं। तत्सम शब्द संस्कृत से जो ज्यों के त्यों ले लिए, जैसे अम्ब, रात्रि, धर्म, ये हमने ज्यों के त्यों संस्कृत से ले लिए, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? तत्सम शब्द कहेंगे।
तद्भव क्या होंगे? जो संस्कृत से आजकल हमने उनका रूप बदलते बदलते अब ऐसे शब्द ऐसे प्रयोग करने लग गए हैं उसे, तो हम जैसे आम्र से हमने आम कहने लग गए, रात्रि से रात होगी, वो शब्द कहलाएंगे हमारे तद्भव। इनके हम बहुत से एग्जाम्पल पढ़ेंगे अगली क्लासों में धीरे धीरे। आज हम इसके भेद पढ़ते हैं बस। देशज, देसी या स्थानीय, जैसे खिचड़ी, लोटा, डिबिया, ये क्या कहलाएंगे? देशज शब्द जो हमने आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए, लेकिन अब वो हिंदी के अंतर्गत ऐसे घुल मिल गए हैं कि अब हमको लगता है कि यही यहाँ के ही शब्द हैं करके। तो ये देशज शब्द जैसे खिचड़ी बना लो, लोटा, डिबिया, देशज शब्द ये देशजी भाषा से आए हैं। विदेशी, विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द जैसे कुर्सी, अंग्रेजी, स्कूल। संकर शब्द, दो या दो से अधिक स्रोतों से बने मिश्रित शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। सिनेमाघर, सिनेमा अंग्रेजी का शब्द है, घर हिंदी का शब्द है। ये संकर शब्द हो गए, दो भाषाओं से मिलके बने होते हैं, जो अंग्रेजी और हिंदी से मिलके बने हैं ना यहाँ पर। अब ये देशज के बारे में हेमचंद्र ने कुछ कहा है। हेमचंद्र के मतानुसार जिन शब्दों की उत्पत्ति किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से नहीं होती वह देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्दों की पहचान, इनमें नुक्ता लगे रहता है नीचे से बिंदु, जैसे खान, मैंने आपको बताया भी थे जब मैंने वर्ण विच्छेद पढ़ाया था। आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लेना एक बार। जैसे डॉक्टर के ऊपर वाला ये आता है जैसे चिन्हों से। जैसे हिंदी में फाग, फाग मैंने होली को कहते हैं, जबकि अंग्रेजी में फॉग, ये ऊपर से लग गया, साउंड में भी बदल गया, जैसे फॉग का अर्थ क्या होता है? कोहरा होता है। इसी प्रकार हिंदी में बाल का अर्थ केस होता है, तो अंग्रेजी में बॉल का अर्थ क्या होता है? गेंद होता है। इसके ऊपर ऐसे ही लग रहेगा। हिंदी में फारसी, अरबी, अंग्रेजी, तुर्की आदि भाषाओं के बहुत से शब्द हैं। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। फिर इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे की क्लासों में। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे मम्मट। इनने 3 प्रकार के शब्दों के भेदों को स्वीकार किया है। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद 4 भी होते हैं, अभी नीचे पढ़ेंगे हम। इसमें पहला भेद है जो मम्मट ने दिए हैं, वाच्य का अर्थ, वाच्य अर्थ जिसका सीधा अर्थ निकाला जाए। जैसे मैं राजस्थानी हूँ कहा किसी ने, तो हम क्या अर्थ लगा लेंगे कि वह राजस्थान का निवासी है। ठीक है, हमने सीधा अर्थ लगा लिया। लाक्षणिक अर्थ, संकेत के अर्थ में उसने फिर कहा मैं राजस्थानी हूँ, तो हमने अर्थ लगाया कि राजस्थान की संस्कृति का प्रतीक है, कुछ लक्षण हैं इसके, वो मूँछें ऊँचे रखी होंगी, टोपी वोपी वैसे पहनी होगी, तो लाक्षणिक अर्थ ने लगा लिया हमने। व्यंजक अर्थ, भावार्थ या गूढ़ अर्थ में फिर कहा उसने मैं राजस्थानी हूँ, राजस्थान की वीरता का भाव प्रकट हो गया यहाँ पर, भाव के आधार पर। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद 4 प्रकार से बांटा गया है। जैसे एकार्थी शब्द, सिंगल मीनिंग वर्ड, जिन शब्दों के केवल एक ही अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। इनकी विशेषता क्या होती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जितनी भी होती हैं वह एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे देशों के नाम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब हम संज्ञा टॉपिक पढ़ेंगे तब अच्छे से डिटेल में समझेंगे इन चीज़ों को। देशों के नाम जैसे भारत, अमेरिका, चीन, ये सब क्या हो जाएंगे? एकार्थी शब्द। मनुष्यों के नाम राधा, कमला, मोहन आदि, ये सब एक अर्थ दे रहे हैं तो एकार्थी। इन शब्दों में केवल स्वयं का एक ही अर्थ होता है। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, हमने हार कहा, एक गले की माला होगी, एक पराजय होगी, हार होगी, पराजय के लिए शब्द प्रयोग होता है। वैसे ही कनक, कनक का अर्थ आटा भी होता है, भांग भी होता है, सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, सब होता है। अर्थ के प्रयोजन या धन के आधार पर, अर्थ मतलब
अर्थ का भी लगाते हैं हम, या तो कोई प्रयोजन, कुछ काम का करना, या धन। इनको भी हम बहुत सारे पढ़ेंगे एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। इन शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है इनका। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स। पर्यायवाची वे शब्द जो समान अर्थ प्रदान करते हैं। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं जो एक जैसा ही अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे कमल, कमल के पर्यायवाची हैं पुंडरीक, राजीव, पंकज, वारिच। बादल के मेघ, वारिद, जलद। समानार्थी शब्द एक ही वस्तु या भाव के लिए प्रयुक्त होते हैं। विलोम शब्द, जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे सत्य का विलोम हो गया असत्य, पाप का हो गया पुण्य। विलोम शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विकार के आधार पर शब्दों के भेद। विकार के आधार पर एक विकारी शब्द होते हैं और अविकारी शब्द होते हैं। जो रूप बदलने वाले हों उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे कुत्ता, कुत्ते के रूप बदलने जाए, कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, रूप बदल गए, ठीक है। अच्छा, अच्छे। अविकारी शब्द जो रूप नहीं बदलते हैं, जो जैसे यहाँ, नित्य, किंतु, अरे, ये शब्द हमेशा ऐसे जहाँ पर भी प्रयोग होंगे ऐसे ही प्रयोग होंगे। हिंदी वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनके हम क्या कर सकते हैं, भेद बदल सकते हैं। हिंदी भाषा में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्दों को इसके अंतर्गत रखा जाता है, अविकारी शब्दों के अंतर्गत। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। सामान्य शब्द आम जीवन से जुड़े होते हैं, जो जैसे घर, सुबह, दाल, बाजार आदि, ये सामान्य शब्द हो गए, ये आम जिंदगी के। पारिभाषिक शब्द विशिष्ट क्षेत्रों में प्रयोग होते हैं, जैसे तंत्रिका, पूंजी, सचिव, लेखा परीक्षा, ये शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। अब हम इनको एक दृष्टि में देख लेते हैं, जो भी हमने अभी ऊपर पढ़ा। फर्स्ट में हमने पढ़े शब्द सार्थक और निरर्थक। फिर सार्थक क्या क्या होते हैं, बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अर्थ के आधार पर वाचिक, लाक्षणिक, व्यंजक और विलोम, समानार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी। विकार के आधार पर विकारी, अविकारी। विकारी होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी होते हैं ये क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। चलिए हिंदी खत्म हुई, अब शुरू करते हैं उत्तराखंड। आज टॉपिक है उत्तराखंड के ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा का महत्व क्या है। किसी भी देश या प्रदेश में विकास के लिए ऊर्जा एक मूल आधार है। आज के समय में ऊर्जा विद्युत के रूप में विशेष महत्व है। आजकल आप इसका महत्व देख भी रहेंगे। अगर गर्मी में पंखा बंद हो जा रहा है तो कैसे हालत ख़राब हो जा रही है। हर चीज़ लाइट से ही चल रही है, फ्रिज हो गया, पंखा हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कुछ भी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें। ऊर्जा के स्रोत दो होते हैं, गैर नवीकरणीय संसाधन ऊर्जा स्रोत, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कोयला, खनिज तेल, परमाणु खनिज, प्राकृतिक गैस, जल आदि। ये क्या हुए, गैर नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन होते हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसे ये कोयला हमारे पास एक फिक्स अमाउंट में होगा, इसकी खान में इतना होगा तो मौजूद होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। जीवाश्म पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, तो यही चीज़ें पाई जाती हैं। जीवाश्म ईंधन इनसे ही बनता है, प्राकृतिक गैस, जल। अब नवीकरणीय संसाधन देखते हैं। नवीकरणीय संसाधन, ये सवाल हर बार आता है, हाँ, गैर नवीकरणीय, नवीकरणीय वाला। नवीकरणीय हो गए सूर्य, पवन, बायोगैस, समुद्री ज्वार, भूताप, कचरा आदि। वे प्राकृतिक संसाधन जो निरंतर उपयोग के बाद भी समाप्त नहीं होते हैं। जैसे सूर्य की ऊर्जा, कब से सूर्य प्रकाश दे रहा है, अभी भी दे ही रहा है, आगे भी देते रहेगा कई सालों तक। ये हुए नवीकरणीय संसाधन। अब जानते हैं उत्तराखंड में जल विद्युत की संभावनाएं कितनी हैं।
राज्य में खनिज, कोयला, पेट्रोलियम की तो कमी है। आपने खनिज वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप पिछली वीडियोज देख सकते हैं, उनमें मैंने पढ़ा दिया है खनिज चैप्टर। क्या कितना पाया जाता है उत्तराखंड में, आपको जानकारी हो जाएगी इससे। पेट्रोलियम की कमी है, लेकिन जल के अपार भंडार हैं। नदियाँ बहुत सारी हैं, क्योंकि हम हिमालय के नज़दीक रहते हैं तो यहाँ पर ग्लेशियर बहुत सारे हैं। ये भी आप पढ़ सकते हैं, ग्लेशियर का टॉपिक भी हो गया है। मैं सारे टॉपिक जोड़ जोड़ के पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद ये काम आएगा, ये काम आएगा। आप लोग देख सकते हैं, शुरुआत से देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगी वीडियो। लगभग 40,000 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन की संभावना है उत्तराखंड में, ठीक है। 25,000 मेगावाट क्षमता की नई परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं। 59 परियोजनाएं 12,716 मेगावाट की शुरू हुई थी, लेकिन आपदाएं आ गई, पर्यावरणीय कारणों के कारण रोक दी गई। जैसे जोशीमठ में आपदा आई, भूस्खलन बहुत सारे हो रहे थे यहाँ, तो ये रोक दी गई ये सारी योजनाएं अभी कुछ समय के लिए। वर्तमान में जल विद्युत परियोजना में रन ऑफ रिवर तकनीक का प्रयोग हो रहा है। ये होती क्या है रिवर तकनीक, आइए समझते हैं। जैसे यहाँ से नदी आ रही है, ठीक है, बड़ी नदी आ रही है कोई, ये नदी आई नीचे को, हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से हमने कैनाल निकाल दी, सुरंगें बनाई और यहाँ पर इस पानी को स्टोर कर दिया बड़ी मात्रा में, ठीक है। अब यहाँ से फिर डाउन बनाया हमने, जिससे कि फोर्स में पानी आए, और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, पावर हाउस बनाया, उसके अंदर टरबाइन लगा दी, जनरेटर आदि चीज़ें लगा दी, जिससे फोर्स से पानी आएगा तो टरबाइन तेज़ चलेंगे और बिजली पैदा होगी अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने ट्रांसमिशन इंटर कनेक्शन कनेक्ट कर दिया, तो जिससे बिजली पैदा हुई। फिर हमने क्या किया, वो पानी नदी में छोड़ दिया, मेन नदी में, मतलब कि बीच में नदी का हिस्सा, नदी में कुछ नहीं किया, और साइड में थोड़ा सा उसमें ये चीज़ें बना बनी के बिजली पैदा कर ली। रॉयल्टी का लाभ, राज्य में अन्य राज्यों और केंद्र परियोजनाओं में 12% निःशुल्क बिजली प्राप्त होती है, 12% रॉयल्टी मिलेगी, आपने पढ़ा होगा ये। राज्य में विद्युत की स्थिति, CEA की रिपोर्ट नवंबर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार जल विद्युत में इतना है, तापीय ऊर्जा में इतना है, ये मेगावाट में है सबके सब, नवीकरणीय ऊर्जा में इतने मेगावाट, परमाणु ऊर्जा में इतना मेगावाट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुल वाला इम्पोर्टेंट होगा। कुल स्थापित क्षमता है 4,426.98 मेगावाट। सेक्टर में योगदान, राज्य सरकार 1,444.52 मेगावाट योगदान देती है, केंद्र 1,109.54 मेगावाट योगदान देती है, प्राइवेट क्षेत्र 1,872.92 मेगावाट का योगदान दे रहे हैं। जितनी अभी पूरी ऊपर बिजली पैदा हो रही थी उसमें इन क्षेत्रों का इतना इतना योगदान है। 2021-22 में ऊर्जा मांग 2,468 मेगावाट, उतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है, फिर भी। राज्य में उत्पादन कम और खपत अधिक, बाहरी स्रोतों से बिजली खरीदनी पड़ती है। रिपोर्ट लास्ट में क्या आएगी, उत्पादन कम हुआ, खपत ज़्यादा होगी, तो हमने क्या करना पड़ा, बाहरी स्रोतों से बिजली खरीदनी पड़ी, इतने ऊर्जा संसाधन होने के बावजूद भी। उत्तराखंड के प्रमुख ऊर्जा संस्थान, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPCL, इसका गठन 2001 में हुआ, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। राज्य में एकमात्र बिजली लाइसेंसधारी कंपनी यही है, UPCL। इसका मुख्यालय है देहरादून में, ऊर्जा भवन में। ऊर्जा भवन का नाम विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह नेगी के नाम पर रखा गया है। इसका कार्य क्षेत्र क्या है, जो भी 132 kV से नीचे की सब स्टेशन होते हैं उनका संचालन UPCL करता है, ठीक है, 132 kV से नीचे। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड UJVNL, इसका गठन 12 फरवरी 2001 को किया गया। पहले उत्तरांचल जल विद्युत निगम था इसका नाम, इसका नाम परिवर्तन 2 जुलाई 2007 को किया गया। इसका मुख्यालय देहरादून में है, उज्ज्वल नाम से है, इसके जो मुख्यालय का नाम है उज्ज्वल नाम है उसका, ठीक है। कार्य क्या है इसका, जल विद्युत उत्पादन, संचालन, निजी क्षेत्रों को परियोजनाएं आवंटित करना इसका कार्य है। वर्तमान में 1,420 मेगावाट का उत्पादन ये करता है। रन ऑफ रिवर तकनीक का प्रयोग करता है, मैंने आपको ऊपर समझा दिया है रन ऑफ रिवर तकनीक। 26.54 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करता है। खोई आधारित जो चीनी
कि जो मतलब गन्ने से जो खोई निकलती है ना, उससे भी बिजली बनाई जाती है। तो नादेही में ये दोनों के दोनों उधम सिंह नगर में है, ठीक है। नादेही में 16 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है उससे, बाजपुर में 22 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। अब बात करते हैं THDC की, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। 12 जुलाई 1988 को इसका गठन हुआ था। ये बहुत बार एग्जाम में आ गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसने परियोजनाएं क्या क्या बनाई? टिहरी की 1000 मेगावाट की परियोजना बनाई, टिहरी 2 1000 मेगावाट बनाई, कोटेश्वर डैम इसके अंतर्गत हैं, 400 मेगावाट के हैं। इसको मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया अक्टूबर 2009 में। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, पिटकुल की फुल फॉर्म है। इसका गठन हुआ था 1 जून 2004 को। ये 132 kV से ऊपर के जो ट्रांसमिशन नेटवर्क का निर्माणों का संचालन पिटकुल करता है। 132 kV से नीचे तो करता है UPCL, लेकिन 132 kV से ऊपर करता है पिटकुल, ठीक है। इसका मुख्यालय देहरादून में है। अब बात करते हैं उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग UERC की। इसका गठन 2007 में किया गया विद्युत अधिनियम 2003 के तहत। इसका कार्यालय है माजरा, देहरादून में। इसका कार्य है विद्युत दरों का निर्धारण करना, कितनी दर में बिजली देंगे करके, यूनिट के हिसाब से विद्युत व्यवसाय का नियमन करना, विद्युत को बेचना, मतलब जो आम जन पर जैसे हमारे पास आता है, बिजली का बिल आता है, ये सब चीज़ों का कार्य यही लोग करते हैं। उत्तराखंड जल संस्थान, इसका गठन 26 अगस्त 2002 को हुआ। इसका मुख्यालय देहरादून में है। इसका कार्य क्या है? जल आपूर्ति और उसका प्रबंधन करना। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी उरेडा, इसकी फुल फॉर्म है, उरेडा की फुल फॉर्म है ये। इसका गठन हुआ था जुलाई 2001 में। इसके कार्य क्या हैं? सौर, पवन, जल विद्युत परियोजनाओं और वाटर मिल्स का विकास करना, दुर्गम क्षेत्रों में होम सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सोलर लालटेन के माध्यम से बिजली पहुंचाना, सब उरेडा के कार्य हैं। नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के लिए उरेडा राज्य में नोडल एजेंसी का कार्य करती है। राज्य में अनाज पीसने के लिए चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिलों में वाटर मिल्स पंचक्की ऑनर एसोसिएशन की स्थापना की गई है। अप्रैल 2001 में केंद्र सरकार ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया है। ये सवाल भी बहुत बार आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं ऊर्जा नीतियों की। ऊर्जा नीति मुख्य बिंदु, परियोजना UJVNL व नेशनल पावर कॉरपोरेशन के नियंत्रण में है। निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़ेगी ऊर्जा नीति से। अभी हम पढ़ेंगे नीचे कौन कौन सी ऊर्जा नीति हैं करके। निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़ेगी। अधूरी पड़ी 15 लघु जल विद्युत परियोजनाओं को UJVNL पूरी करेगा, ठीक है। रुड़की, किच्छा, पिथौरागढ़ में नए सब स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। 25 मेगावाट तक की जो परियोजनाएं होती हैं उन्हें लघु परियोजना कहते हैं, और 25 मेगावाट से जो अधिक की परियोजनाएं होती हैं उन्हें बड़ी परियोजनाएं कहते हैं। कल हम सारी परियोजनाएं, जितनी भी विद्युत परियोजनाएं हैं, उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपका स्वागत है कल की क्लास में। पर्यावरण और पुनर्वास का विशेष ध्यान देना, विद्युत नियामक आयोग का गठन करना, सब ऊर्जा नीति के अंतर्गत हैं। ये ऊर्जा नीति के मुख्य बिंदु अगर पूछेगा तो। नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2008 में आई। 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाएं स्थानीय लोगों को आवंटित करना, इसके अंतर्गत कार्य हैं इसके ऊर्जा नीति जो लाए थे हम। 5 मेगावाट से कम परियोजनाओं पर 15 साल रॉयल्टी में छूट दी जाएगी। बाद में 18% रॉयल्टी लागू हो जाएगी, ठीक है। जो 5% से कम परियोजना है 15 साल तक तो रॉयल्टी से छूट होगी, उसमें कोई रॉयल्टी नहीं ली जाएगी, लेकिन उसके बाद 18% रॉयल्टी लागू होगी। इसका आवेदन शुल्क 5,000 प्रति प्रोजेक्ट होगा और प्रोसेसिंग फीस 25,000 रुपये होगी। आजकल कुछ भी पूछ दे रहा है सवाल, तो मैंने सारे फैक्ट ऐड किए हैं जितने भी इम्पोर्टेंट हैं। लघु जल विद्युत परियोजना नीति 31 जनवरी 2015 को नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2008 को प्रतिस्थापित करने के लिए लाई गई नीति है, ठीक है। ये सवाल बन सकता है इस बार, ये अभी तक नहीं आया है।
लघु जल विद्युत परियोजना नीति 31 जनवरी 2015 को आई। किसको प्रतिस्थापित करने के लिए आई? यह नवीकरणीय ऊर्जा नीति जो 2008 में आई उसको प्रतिस्थापित करने के लिए लाई गई। पिरूल चीड़ पत्ती, पिरूल जो होता है वो चीड़ की जो पत्तियां होती हैं उन्हें पिरूल कहते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा आग लगती है, बहुत ज्वलनशील होता है। ये जो नीति आई वो अगस्त 2018 में आई। इससे सवाल बहुत सारे आगे हैं, आगे भी आएंगे। चीड़ के पत्तों से बिजली उत्पादन के लिए नीति लाई गई है। राज्य में 16.36% वन क्षेत्र चीड़ के वृक्ष हैं। जो कुल वन क्षेत्र है उसमें से इतना तो चीड़ के ही वृक्ष हैं, ठीक है, 16.36%। हर साल 15 लाख मीट्रिक टन पिरूल जनित होता है। आजकल देख रहे होंगे आप पिरूल सब पत्तियां गिरा के नई पत्तियां आई हैं उसमें। 2030 तक 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 6 संयंत्र स्थापित किए गए हैं ये बिजली बनाने के लिए। बिजली की खरीद यूपीसीएल करेगा। जो पिरूल से हम बिजली बनाएंगे वो यूपीसीएल खरीदेगा हमसे। उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023, इसका लक्ष्य है 2027 तक 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करना। अगस्त 2023 तक इसने 5775.33 मेगावाट स्थापित, मतलब इतनी ऊर्जा उत्पादन कर दिया है इसने। सरकारी ज़मीन लीज पर लेकर कोई भी व्यक्ति अब सरकारी ज़मीन लीज पर लेकर सोलर प्रोजेक्ट लगाने की अनुमति ले सकता है। लीज पर लेना हुआ कि मतलब जैसे मैंने 10 साल के लिए किसी से किराए में ले ली वो सरकारी ज़मीन, उसमें मैं कुछ किराया दूंगा और जो भी मैं अपना सोलर प्रोजेक्ट है, आजकल आप गांव-गांव में देख सकते हैं ये बहुत सारे कंपनी वाले आ रहे हैं और क्या कहते हैं सोलर प्रोजेक्ट, ऐसे सोलर लाइट लगा रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ को भी लगाए हैं बहुत सारे, तो इसमें अनुमति लेते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? 70% रोजगार स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित है। उसमें जो रोजगार मिलेगा उसके लिए 70% रोजगार स्थानीय युवाओं को दिया जाएगा। उरेडा इसमें लैंड बैंक बनेगा। यूपीसीएल द्वारा अनिवार्य बिजली खरीदना अनिवार्य है, ठीक है। इससे जो बिजली हम उत्पादन करेंगे सौर ऊर्जा लगा के वो यूपीसीएल खरीदेगा। सोलर प्रोजेक्ट राज्य के बाहर भी लगाए जा सकते हैं, इस नीति के अंदर है। ये सवाल बना सकते हैं कि राज्य के अंदर ही लगाएंगे या बाहर लगाएंगे, कथन सत्य है असत्य है। राज्य की प्रमुख योजनाएं, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2021, राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु यूपीसीएल की सहायता से अक्टूबर 2020 में शुरू की गई इस योजना के तहत राज्य के 10,000 ग्रामीण बेरोजगारों द्वारा 25 से 50 किलोवाट सौर प्लांट लगाने हेतु 20 लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है। इन सारे डाटाओं को याद करना, 25 से 50 किलोवाट, 20 लाख रुपए तक ऋण, उत्पादित बिजली यूपीसीएल खरीदेगी। ऊर्जा पार्क उरेडा की आर्थिक सहायता से स्थापित किए जाएंगे, स्थापित किया गया है, मतलब ये देहरादून के पटेल नगर में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क बनाया जा रहा है और सभी जिलों में भी ऊर्जा पार्क बनाए जाएंगे। कुटीर ज्योति योजना बीपीएल परिवारों को निःशुल्क बिजली देने के लिए बनाई है ये योजना। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अभी मैंने ऊपर बता दिए हैं कौन कौन से थे, जैसे सौर ऊर्जा, इसके अंदर पवन ऊर्जा, इस टाइप की चीज़ें कुटीर ज्योति के अंदर। एक पहले तक इसमें देते थे ना, एक लाल कलर का लालटेन देते थे उसमें कि वो कि बिजली जब लाइट बहुत जाती थी पहले तक, वही योजना है। एक सोलर वो देते थे, पैनल देते थे और एक लालटेन देते थे। सोलर रूफटॉप ग्रिड कनेक्टेड कार्यक्रम, जो 14 सरकारी भवन हैं उनकी छतों में 191 किलोवाट सौर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। 20 अन्य भवनों में 275.8 किलोवाट सौर प्लांट निर्माणाधीन है। अभी जितने भी सरकारी भवन हैं, बड़ी बड़ी छतें होंगी, तो उनमें क्या करेंगे हम, सोलर प्लांट लगा देंगे अब, जिससे सोलर रूफटॉप से और उनका जो उनकी बिजली है वो भी उसी से संचालित होगी। अब यहाँ तक आए हैं तो अच्छी लगी है वीडियो तो सब्सक्राइब करें, अभी आगे भी है वीडियो। अपने दोस्तों तक शेयर करें, कंटेंट अच्छा लगता है तो।
चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक, जनरल अवेयरनेस जीके का। पर्यावरण के अंदर है वैश्विक तापन की समस्या, ऐसे दे रखा है उधर। चलिए समझते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। ठीक है, माना ये होगी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, GH लेयर, ग्रीन हाउस लेयर लिख देता हूँ। यहाँ पर पृथ्वी है हमारी, यहाँ पर है हमारे सूरज दादा। ठीक है, ये हंस रहे हैं, बहुत ताप दे रहे हैं अभी। अब यहाँ से क्या आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आएंगी। थोड़ा लिखने में दिक्कत है तो समझने में। 100% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या आती हैं, वहाँ से वेव आती हैं। ठीक है, पृथ्वी में आई 80%, तो अर्थ ने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली 80%। और जो अब पूरी तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, कुछ तो बाहर को भी निकालेगा। 20% इसने क्या कर दिया, बाहर को निकाल दी। ठीक है, और वो क्या होगी, अब जो ये लेयर है पूरी हमारे आगे से ग्रीन हाउस गैसों की जो लेयर बनी है, उसमें ही, उसके अंदर ही समाहित होगी 20%। और ये बढ़ती गई, तो अब क्या हो गया, ताप बढ़ने लग गया। हर साल क्या हो रहा है, इसमें जो वैश्विक तापमान, इसमें 0.8 डिग्री की बढ़ोतरी हो रही है, % की बढ़ोतरी हो रही है हर साल पर ईयर। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें होगी जैसे CO2, CFC, अभी नीचे को पढ़ते हैं डिटेल में। ये तो मैंने आपको नॉर्मल भाषा में समझा दिया है। देखिए पृथ्वी गर्म हो रही है बहुत ज़्यादा। ये पहले ऐसी रहेगी हरी, जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो ऐसी हो जाएगी सूखी। वैश्विक तापन है क्या। ठीक है, वैश्विक तापन वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में महासागरों के तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि होती है, मतलब कि लंबे समय तक गर्मी रहती है। वैश्विक तापन के कारण क्या क्या हैं, वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलना, औद्योगिकीकरण जैसे CH4 और भी ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं जो, वो सब ये उद्योग से ही निकलती हैं। वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, डीजलों का अत्यधिक प्रयोग। आजकल आप देख ही रहे हैं बहुत सारी गाड़ियां आ गई हैं, तब अब EV की तरफ को सरकार सब लोग क्या कर रहे हैं, EV का प्रयोग करो करके, क्योंकि इनसे बहुत ही ज़्यादा ये ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हो रहा है। आप लोग खुद ही महसूस कर सकते हैं, आजकल टेम्परेचर बढ़ गया है, गांव में तक फ्रिज, ये पंखे इस्तेमाल होने लग गए हैं। कचरे को जलाना, कचरा भी बहुत मात्रा में हो गया है। वैश्विक तापन के प्रभाव, समुद्र स्तर में वृद्धि होगी, हिमखंडों का पिघलना। अब हिमखंड जैसे ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र, नदियों में पानी ज़्यादा होगा तो समुद्र का स्तर भी बढ़ जाएगा, उससे ज़्यादा आपदाएँ आती हैं, अच्छा नहीं है। जलवायु परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज, अत्यधिक सूखा, ये मतलब अत्यधिक गर्मी, सूखा, बाढ़ आप लोग महसूस कर सकते हैं। जिस टाइम धूप आ रही है तो बहुत ही चटक आ रही है, आजकल सूखा पड़ रहा है, या बारिश हो रही है तो लगातार बारिश ही होते रह रही है। ये सब क्या है, जलवायु परिवर्तन के लक्षण हैं। जैव विविधता में संकट, बहुत सारी अब जो स्पीशीज मिलती थी वो सब अब क्या हो गई हैं, अब दिखाई नहीं देते हैं। पहले तक इस टाइम इस सीज़न में कितनी सारी चिड़ियाएँ आए रहती थी, अभी तक आजकल बहुत कम आ गई हैं। आप लोगों को मैं अभी के एग्जाम्पल दे के इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये आपके दिमाग ही में बैठ जाएगा हमेशा, और प्री मेंस जहाँ भी लिखना होगा वहाँ लिख सकते हैं आप। वैश्विक तापन के समाधान हेतु क्या कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी किए गए हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल लाए हम 1997 के टाइम में, पेरिस समझौता हुआ, कोप ये मतलब 2015 के समय में हुआ ये। जब हम ये पर्यावरण टॉपिक अभी तो हल्का हल्का पढ़ रहे हैं, जिस टाइम इसको हम तब पढ़ेंगे डिटेल में जब भूगोल में नीचे दे रखा है एक टॉपिक, आपके पास सिलेबस है तो आप उसको देखिए, उसमें लिखा है पर्यावरण के बारे में, वहाँ पर हम इन्हें बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा क्या था ये पेरिस समझौता, कब हुआ, क्यों हुआ, सब चीज़ें। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन चलाया गया। इसके समाधान क्या है, वृक्षारोपण, बहुत से ज़्यादा पेड़ लगाओ, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करो, जैसे साइकिल का प्रयोग करो, EV का प्रयोग करो। अब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करो, ये सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियाँ भी आ रखी हैं,
और भी चीज़, जैसे कुछ भी चीज़ सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रयोग करो। 3R का टेक्निक लगाओ, रिड्यूस, रिसाइकिल, मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। कचरा प्रबंधन में सुधार होगा इससे। कचरा प्रबंधन के सुधार के लिए ये 3R का टेक्निक जो है प्रयोग की गई थी। उससे कुछ रिड्यूस करो, कुछ उसका दोबारा से इस्तेमाल करो और रिसाइकिल करके कुछ और चीज़ बनाओ इन चीज़ों के लिए, ठीक है। अब एक टॉपिक और दिया था, प्रदूषण की समस्या। इनको भी हम डिटेल में वहीं पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर हल्का फुल्का देख लेते हैं। प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण, आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स आप लोग देख ही रहेंगे इतना, ये चीज़ें तो खुद ही समझने वाली हैं, जैसे शब्दों से ही समझ आ रही हैं। जल प्रदूषण, पानी कितना गंदा हो गया है। मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, हर जगह इतनी गाड़ियां हैं और चीज़ें हैं, हर चीज़ मशीन से हो रही है, बहुत सारा ध्वनि प्रदूषण, आवाज़, ये चीज़ें। विकिरण प्रदूषण, अब जब से ओजोन में ज़्यादा बड़ा छेद हो गया तो ये ऊपर से यूवी रेज भी आ रहे हैं, उनका भी प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं? देखो, कारखानों से धुआं निकला तो क्या होगा? वायु प्रदूषण हो जाएगा। वाहनों से धुआं निकला, औद्योगिक कचरा निकला, कचरा के निस्तारण की समस्या कहाँ करेंगे? शोर शराबा इतना बढ़ गया है। मैंने बहुत छोटे सरल में ये टॉपिक बनाने की कोशिश की है, आपको पसंद आएगी तो ज़रूर कमेंट करें मेरे को। प्रदूषण में निदान एवं समाधान हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आया, ये सब के सब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि हर पेपर में एक ना एक सवाल यहाँ से बन ही जाता है। इनको मैं अभी याद भी करा दूंगा आपको। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। जलवायु प्रदूषण अधिनियम है 1974 का। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम है 1981 का। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले कौन सा बाद में कौन सा, कन्फ्यूजन होता है तो जलवायु शब्द तो आपको याद ही हुआ, तो जल पहले आया है तो 1974 में जल, वायु बाद में है तो 1981 में वायु। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ। पेरिस समझौता 2015 में हुआ। इसके समाधान क्या क्या हैं? प्रदूषण कम करने के लिए हरियाली बढ़ाओ, सबका वही है। प्रदूषण रहित वाहन अपनाना, उद्योगों में फिल्टर लगाना, कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन करना, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना, जल स्रोतों को स्वच्छता बनाए रखना। अब हम जो PYQs लाते हैं ऐसे टॉपिकों में, मैं PYQs ला रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे कि सरल सवाल पूछे गए हैं और तैयार न करने की वजह से गलत होते हैं वहाँ। वैश्विक तापन का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन, समझ गए हैं आप। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। 3R का सिद्धांत क्या है? अभी बताया था मैंने, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल, कचरा प्रबंधन हेतु। पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष से हुआ? 2015 में। ये जो भी सवाल है मतलब ये हाल ही के पेपरों में आए होंगे, तब मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं ढूंढ ढांढ के। अब आपके लिए मनोबल बढ़ाने वाला संदेश, क्योंकि आज पर्यावरण पढ़ा है तो थोड़ा प्रकृति की रक्षा करें, भविष्य की सुरक्षा। प्रकृति की रक्षा, भविष्य की सुरक्षा। यदि आज नहीं बचाया तो कल पछताना पड़ेगा। अब इतनी, इसके लिए आप क्या करेंगे? इस वीडियो को और आगे तक बढ़ाएंगे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास जिनको इसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। पुलिस वाले भाई लोग और जो नए नए तैयारी में हैं, मैं देखता हूँ कमेंटों में बहुत ही परेशान हुए रहते हैं, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। आप इस सीरीज़ को फॉलो करके तो देखिए, आपके लिए बहुत ही नींव का पत्थर हो गई है सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान चक्र एग्जाम प्रेप। धन्यवाद।